सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन केमिकैनेटिक्स। तो ये 30 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और आंसर को ध्यान से नोट कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके इस एमसीक्यू में आए। So let's get started. So first question is, the role of catalyst is to change Gibbs energy of the reaction, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा इसका आंसर है आपका थर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी। गिब्स एनर्जी जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ गिब्स एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, वो गिब्स एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता। एंथैल्पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज। अब किस रिएक्शन में क्या हो, इस रिएक्शन जब कैटलिस्ट होता है तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, चेंज होता है। वो कह रहा है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन अनचेंज। बेटे अभी मैंने बताया एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता, इसका तो रिमेन अनचेंज। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, थर्ड वन इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, log K2/K1 इक्वल टू E/2.303 R1/T1 - 1/T2। सो ऑब्वियसली दो टेम्परेचर होने चाहिए, तो आंसर विल बी योर सेकेंड। डिटरमाइन द रेट कौन सा, टू टेम्परेचर। ओके, नाउ अब हम आते हैं आपके फोर्थ नंबर पर। ये इस तरह, ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा होती है, और एक्टिव टू कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की सबसे ज़्यादा होती है। तो वो ये कह रहा है कि इसमें से कंसिडर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2 एंड द प्रोडक्ट लैस स्टेबल देन रिएक्टेंट। साफ पता चल रहा है यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की क्या है, बहुत ज़्यादा, तभी तो बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस कंपोजिशन रिएक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है बेटा, और साथ के साथ में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कह रहा है ए गैस गिव्स अस बी गैस प्लस सी गैस। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिफोर कंपोजिशन ए वाज पी, after lapse of time t, total pressure of the system increased by x unit and become pt. The rate constant k for the reaction is given as। so बेटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, करेंगे आप इनिशियल प्रेशर पी आई लेके चलेंगे जब कुछ गैस का प्रेशर नहीं था। फिर एट टाइम टी आप लिखेंगे पी आई माइनस पी, तो टोटल प्रेशर पी का बनेगा बी का, और सी का बनेगा पी पी, और टोटल प्रेशर हो जाएगा बेटा पी आई माइनस पी प्लस पी करके। ठीक है, तो जिसकी अगर आप कहेंगे डेरिवेशन तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा छोटी सी, बट अभी आप ये लेके चलिए कि इक्वेशन वही होती है, के इक्वल टू 2.30 टी लॉग ए नॉट बाय ए माइनस, ओके, ए नॉट बाय ए होता है। ठीक है, बट इसमें हमें क्या दिया, पी आई। तो ओरिजिनल पर हमारा क्या आएगा, जो इसमें क्वेश्चन आएगा, हाँ, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में आएगा ओरिजिनल आएगा वो आएगा पी आई अपॉन, नीचे आएगा 2 PI माइनस में पी टी। यहाँ पर पी टी मतलब टोटल प्रेशर, तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑप्शन रिप्रेजेंट द ग्राफ एनएचुरल के वर्सेस 1/T। सो बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेचुरल के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए के बराबर होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग में ई ए के बराबर होता है, और वैसे लॉग के बेस में ई ए अपॉन 2.30 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 6 का जो आएगा आंसर वो आएगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता इसमें। नाउ 7 पे कह रहा है कंसिडर द आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, ये हमें आर्हेनियस इक्वेशन दी है और कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, कह रहा है रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस इनकरेक्ट, रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इनकरेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर है बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन, रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, नाउ 8 पे आते हैं। 8 पे उसने कहा हुआ है अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम इज दिस शोन, ओके, जिंक एंड एचसीएल के साथ, ऑन द बेसिस मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इनमें आपको क्या करना है, मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखिए बेटा एवरेज रेट, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है V1 V2 में। ठीक है,
और वो कह रहा है कि एवरेज रेट निकालना है। सो इसको आप ग्राफिकली कर सकते हो। आपको पता है एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो इस केस में 8th केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, यानी एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड इज V3 माइनस V3 बाई V40। ओके, नेक्स्ट आपका है 9th। नाउ 9th को देखिए बेटा, यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान में इस बार स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी इनकरेक्ट वाले, यू हैव टू चूज। ओके, कौन सा इनकरेक्ट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, ये ट्रू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ये भी ट्रू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ, ये गलत है। इट मे नॉट बी इक्वल, सो इनकरेक्ट इज थर्ड वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या दिया हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम एज अ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीजेज, बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज व्हाट इज रेट, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाकी तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके, नाउ 11 में आपको क्या कह रहा है बेटा, आपको ये दे दिया है, क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, और वो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है रेट का। ठीक है, देखो बेटा रेट जो होता है ना, जब भी रेट की बात करते हैं, ठीक है, एक बात को दिमाग में रखना, जब भी रेट की बात करते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, रेट के लिए जो भी आपका क्या कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन है वो लेके चलेंगे। ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन आता है, तो इसमें अगर आप देखो इंडिविजुअल रिएक्शन, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बी आर माइनस बी आर बाई डेल्टा टी इज 5/6 टाइम डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो जाएगा। 5/6 टाइम क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा एच बी आर वाला पार्ट जो है यहाँ पर, बी आर माइनस वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखो वो है -1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, आई मीन टू से आपका ये हो जाएगा डेल्टा एच, 1 सेकेंड, बी आर माइनस का आएगा -1/5 बी आर माइनस डेल्टा टी, एच का आएगा 1/6 डेल्टा एच। तो बेटा थर्ड इसका ऑप्शन, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई इक्वल हो जाए ना, सारे रेट इक्वल होते हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है तो सारे रेट इक्वल होते हैं, डिसअपेरेंस इक्वल नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सबका क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि हम स्टॉशिंग कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका, आपको बताओ एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट केस में, क्योंकि देखो रिएक्टेंट की एनर्जी है डेल्टा, रिएक्टेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, ये मान लो H1 और ये मान लो H2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो नेगेटिव आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए। ठीक है, नाउ 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑब्वियस है, फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है, अच्छा 13 की बात करते हैं अब हम। 13 में जो आपका कह रहा है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज फाउंड टू बी KA1 B। ओके, KA1 एंड B1, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल, कीपिंग द कंसेंट्रेशन A, वैल्यू ऑफ रेट विल बी। ऑब्वियस है, B पे डिपेंड करता है, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो गया ना, तो इट्स आंसर इज B, मतलब सेकंड, 13 का सेकंड। नाउ 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कह रहे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, चलो पढ़ें। इट कंसीडर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर, बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट बनता है। ओके, नाउ कोलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये वाला जो उसने कहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि उसने हमने कहा है कि इनमें से कौन सा वाला पार्ट इनकरेक्ट है, तो बेटा थर्ड वाला इनकरेक्ट है। कोलिजन ऑफ द एटम मॉलिक्यूल पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट, नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ओके, 15 पे आते हैं। 15 में क्या कहा उसने, अब हमें क्या करना है, 50% कंप्लीट इतना, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर द 100%। ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप ये बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ दे दिया आपको, कितना दे दिया, इतना कह रहा है कितना टाइम है वो अब कम्प्लीटली कंप्लीट कर लेगा कोई भी रिएक्शन। तो बेटा अब इसमें जैसे आपको पता ही है, हाफ लाइफ कभी भी 100% कंप्लीट होती नहीं है। ठीक है, हाफ लाइफ कभी कंप्लीट कोई ओरिजिनल कंसेप्ट पर डिपेंड नहीं करती, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो इसका 15 का 4th आएगा। नाउ 16 क्वेश्चन कह रहा है ए और बी है कंपाउंड, वो रिएक्ट कर रहे इस तरह, कंसेंट्रेशन ए और बी वर चेंज कीपिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड रेट वर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ना बेटा, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इसको आपको
कैसे सॉल्व करना है मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली सॉल्व किया था। इस 16 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो वो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट कैटलिस्ट के लिए करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो बेटा देखो ऑब्वियस है, करेक्ट नॉट करेक्ट, वो कह रहा है इट ऑल्टर द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। कैटलाइज दोनों को करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड को, इट ऑल्टर नहीं, ऑल्टर नहीं करता, ये कभी भी गिब्सन जी को अफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट, ठीक है। नाउ 18 पे आते हैं। 18 आपको दिया हुआ है बेटे, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो ऑर्डर फर्स्ट रेशो डिपेंड ऑन। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है सूडो ऑर्डर की। सूडो ऑर्डर आपको पता है द रेशियो विच अपीयर टू बी हायर ऑर्डर बट फॉर द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें कौन सा आएगा बेटा आपका, तो इसमें आपका डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, नो प्रेजेंट इन एक्सेस, क्योंकि सूडो उसी पे डिपेंड करता है जो एक्सेस पे डिपेंड करता है, कम पे तो डिपेंड नहीं करता। Next, consideration A is to B. The concentration of both the reactant and product varies exponentially with the time. Which of the following figure correct describe the changing concentration of reactant or product with time? तो कह रहा है कौन सा इसको प्रोडक्ट का टाइम करता है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आप फर्स्ट में देखो तो यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है करेक्ट। यहाँ पर सिर्फ ये डिक्रीज हो रहा है, ये जा रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे ये इनमें ग्राफ में काफ़ी चेंजेस है, लेकिन ये कंसंट्रेशन जितना रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है उसी हिसाब से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट भी उतना बढ़ रहा है, ठीक है। याद रखना रेट में आप हमेशा ये लेके चलोगे कि दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल इंटरवल के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। 20वां कह रहा है, ये मल्टीपल चॉइस है, रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन इफ इन रेट लॉ हम नहीं कर सकते डिटरमाइन, अगर क्या दिया है ध्यान से सुनना, रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व, करेक्ट, रिवर्स रिएक्शन का हम रेट लॉ नहीं निकाल सकते। फिर दिया हुआ उसने एलिमेंट्री रिएक्शन, यस ये भी नहीं निकाल सकते, एंड इट इज़, फिर दिया सीक्वेंस, नहीं ये इससे निकाल सकते, एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इज द आंसर। 21वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री के लिए इनमें से कौन सी एप्लीकेबल है, तो बेटा ऑब्वियस है ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ऑर्डर इज लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन नहीं होता, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, ये तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। इन एनी मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा, तो बेटा इसमें तो वन ही, फर्स्ट आप फर्स्ट दे सकते हो, ओनली वन रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइन स्टेप, ओके। मल्टीपल चॉइस वैसा देंगे नहीं, मैंने आपको सिर्फ कंसेप्चुअल बेस पर दिया हुआ है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या कहा हुआ उसने कि ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द सोलर स्टेप, करेक्ट, सोलर स्टेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेस देन, नो, ग्रेटर देन मॉलिक्यूलरिटी, नो, ठीक है। फोर्थ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द सोलर स्टेप इज नेवर बी जीरो, नॉन, यस, फर्स्ट एंड फोर्थ इज इट्स आंसर। एट हाई प्रेशर ये रिएक्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 24 के लिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्ट कांस्टेंट, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, पहला सही है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कांस्टेंट, नहीं जीरो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, थर्ड सही है, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, फोर्थ सही है, प्रेशर के साथ चेंज होगा। 25th की बात करते हैं, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कह रहा है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, करेक्ट, एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्जॉर्व, नो, डज नॉट चेंज, रॉन्ग, रिएक्टेंट मे बी फॉर्म्ड, यस, रिएक्टेंट मे बी फॉर्म का मतलब होता है कुछ रिएक्टेंट टूट के अलग हो जाते हैं क्योंकि बीच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज इज आंसर। 26 में देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटा ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आप एनसीईआरटी खोलिए, उसमें आपको एक फ्रैक्शन मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसा करके एक लाइन बनी होगी वो। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा बेटा 26 में वो होगा फर्स्ट, ओके। 27 में देखिए, इन द ग्राफ शोइंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व डज मच नॉट चेंज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो प्रोडक्ट बताता है, ठीक है। एंड इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। दूसरा, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज, नहीं, एरिया अंडर द कर्व डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, नो, विद इंक्रीज टेम्परेचर कर्व ब्रॉडन, यस, प्रोडक्ट टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। नाउ 28th की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डिंग विद आर्नियस इक्वेशन।
रेट ऑफ रिएक्शन, आर्निस इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, पहला ही है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड इसके बाद आता है 29, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म, नो, कैटलिस्ट रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान से सुनो, पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है, रेजेस का है, वो कह रहा है इन करंट निकालना है, वो कैटलिस्ट तो डिक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड करेक्ट है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। फोर्थ, कैटलिस्ट ऑल्टर द एंथैल्पी, अभी पहले क्वेश्चन बताया एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता, तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें कौन सा ग्राफ करेक्ट है फर्स्ट ऑर्डर। देखो बेटा, फर्स्ट पहला भी सही है, टी हाफ और ए नोट पे, ए नोट और टी हाफ का रिलेशन करेक्ट है, कांस्टेंट होता है क्योंकि डिपेंड नहीं करता, और आपका दूसरा तो नहीं है, तीसरा में, चौथा सही है क्योंकि यहाँ पर लॉग आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर, ओके। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई ओपिनियन, फ्रॉम माई साइड ऑफ व्यू, तो प्लीज़ go through it and all the best for your coming exam.